नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस के मैट्रिसेस पार्ट का होगा, जिसमें जो है हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस आज जो है पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन निकल के आती है, मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इन सब की जो है जानकारी आपको इसमें दी जाएगी। ठीक, और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे से मैट्रिसेस को कवर कर लेते हो और उसके बाद तब लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे से लीनियर अलजेब्रा समझ में आएगा, अदरवाइज़ उसमें कुछ बाकी रह जाता है। तो हम जो है सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं मैट्रिक्स का। सपोज करिए आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। इसमें देखिए जो आपके वेरिएबल हैं x, y और z, ये आपके वेरिएबल्स हैं और यहाँ पर इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे पहले में देखेंगे x का कोफिशिएंट 1, y का 1, z का 1, दूसरे में x का 2, y का 3, z का 7, तीसरे में x का 1, y का -1 और z का 4 है। तो इन सब के कोफिशिएंट को अगर हम जो है किसी एक रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज कर देते हैं तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम कोफिशिएंट रखते हैं यहाँ x के, यहाँ y के, यहाँ पर z के। तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 2 1, 1 2 1। y का कोफिशिएंट क्या है 1 3 -1, 1 3 -1 और z का कोफिशिएंट 1 7 4, 1 7 4। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब इस जो मैट्रिक्स में ये 1 1 1 2 3 7 1 -1 4, ये सारी वैल्यूज क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। और यह मैट्रिक्स किस आर्डर का है, किस टाइप का है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ देखिए जो हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये लाइंस जो हमारी हैं इनको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं और रो वेक्टर्स कहते हैं। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं, कितनी वर्टिकल हैं 1 2 3, तो वर्टिकल लाइंस हमारे पास जो हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलन और कॉलन वेक्टर। तो ये रो वेक्टर्स हो गए, कॉलम वेक्टर्स हो गए। यहाँ पर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3, मतलब रो कितने हैं 1 2 3, तो 3 रो हो गया। कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो 3 कॉलम हो गए। तो इस मैट्रिक्स का आर्डर कितना हो गया 3/3। यह मैट्रिक्स किस टाइप का है 3/3 का। यह इस मैट्रिक्स की साइज कितनी है 3/3 है। ठीक, 3/3 का मतलब पहला जो है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो इस टाइप से ये मैट्रिक्स का टाइप हमें पता चल जाता है। अब देखिए मैट्रिक्स आपका एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जो कि नंबर से रिलेटेड है। सारे एलिमेंट्स जो उसके होते हैं वो क्या हैं, रियल नंबर हैं या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 5 इज इक्वल टू दिस 5,
तो क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 5 क्या है, यह एक नंबर है और ये जो 5 आपका है ये आपका मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है और जिसका टाइप कितना है 1 बाई 1 का। इसमें 1 रो है तो 1 कॉलम है। ठीक, तो मैट्रिक्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम डिनोट करते हैं, इसे जानते हैं। मैट्रिक्स हमेशा जो होता है वह कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है। तो एक तो ये हो गया कि रेक्टेंगुलर अरे की तरह दिखाई देगा और जो है एक सर्कुलर की तरह बनता है। रिप्रेजेंट इसको ऐसे करते हैं और ऐसे भी किया जाता है और 2 आप जो है नॉर्मल लाइन भी करके रिप्रेजेंट करते हो। तो 3 टाइप से इसको हम जो है नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसका जो है फ्रेम दिखाना हो तो ए बी सी डी इन सब एक कैपिटल लेटर्स से इसको जो है डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स की डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन क्या है मैट्रिक्स की इन मैथमेटिकल वे में? अ सेट ऑफ एम नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर अरे हैविंग m rows and n columns is called an m by n मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब है कि आपके पास एक सेट ऑफ एम का नंबर है, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, उनको हमें अरेंज कैसे करना है रेक्टेंगुलर अरे में। अगर उनको हम अरेंज कर देते हैं जहाँ पर m रोज होते हैं और n कॉलम होते हैं तो उसे हम m बाई n का मैट्रिक्स कहते हैं। इसे यूजुअली रिटर्न कैसे किया जाता है? तो रिटर्न इसको यूजुअली करते हैं, सपोज करिए ये ए कैपिटल ए है और हम रेक्टेंगुलर अरे बना देते हैं, इसमें इनके एलिमेंट्स हम रखते हैं। तो हमारे पास रो कितने हैं m और कॉलम कितने हैं n। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट A11 A12 कहाँ तक जाएगा A1n। ऐसे दूसरे रो का पहला एलिमेंट 21 A22 कहाँ तक जाएगा A2n। ऐसे नीचे चले आइए, आपके पास नंबर ऑफ रोज कितने पता हैं m, तो AM1 AM2 कहाँ तक जाएगा AMn तक चला जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स का हमें रिटर्न फॉर्मूला, ये हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन है। इसी को सिंपली अगर हम डिनोट करना चाहें तो रेक्टेंगुलर अरे में इसको Aij m बाई n का फॉर्म ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सफिक्स लगे हैं i और j, फर्स्ट सफिक्स i किसको डिनोट करता है? यह जो है उस रो को डिनोट करता है जिसमें आपका एलिमेंट है, और जे किसको डिनोट करता है? उस कॉलम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें आपका एलिमेंट है। तो यह पोजीशन बताता है कि ये एलिमेंट कौन सा है आपका। जैसे सपोज करिए आपको लिखा गया है A22, तो A22 का मतलब क्या हो गया कि सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट। तो सेकेंड रो का देखेंगे ये सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम का ये आपका एलिमेंट है। ठीक, जैसे सपोज करिए एक एग्जांपल से वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। देखिए सपोज करिए आपको ए दिया गया है एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 और आपसे पूछा जाए A1 कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। A22 कौन सा एलिमेंट है? तो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है? सेकेंड रो का
सेकेंड एलिमेंट आपका 4 है तो ये हो जाएगा। ऐसे अगर लिखा हो A21 तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, A12 फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट क्या है 2। तो ये सफिक्स क्या बताते हैं, रो और कॉलम की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। और ये जो आपका एलिमेंट्स दिया है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इस रेक्टेंगुलर अरे में स्थित प्रत्येक एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर सिचुएट है। ठीक, अब देख लेते हैं हम मैट्रिक्स के टाइप्स। मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर मैट्रिक्स के टाइप का है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है जानिए। अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो वह मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। क्योंकि आपको स्क्वायर के बारे में पता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसके सारे लेंथ इक्वल हों। तो सारे लेंथ इक्वल होने का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सपोज करिए ए एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर रो कितना है 1 2, कॉलम कितना है 1 2। तो 2/2 का आपका जो है मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम रिप्रेजेंटेशन जनरल वे में करना चाहेंगे तो क्या होगा, A = AIJ n/n। तो n/n करेंगे क्यों, क्योंकि यह आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। यहाँ पर हम n स्क्वायर नहीं लिखेंगे, n स्क्वायर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन को n स्क्वायर दिखा देते हो तो वो वैल्यू गलत मानी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या है, यूनिट का मतलब आपको पता है तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट जो है यूनिट हो 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट जो बच रहे हैं वो आपके 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाता है। इसे हम कैपिटल IN से डिनोट करते हैं। IN का मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 so on सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिनोट करती है। तो यहाँ n तक की हो सकती है। अब जैसे सपोज करिए आपको कहा जाए I1, तो I1 का मतलब 1 से रिलेटेड। अगर आपसे कहा जाए I2, तो I2 में क्या होगा 1 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट केवल 1 होंगे और बाकी सारे 0 होंगे। I3 की चर्चा की जाएगी तो क्या होगा 1 0 0 1 0 0, यहाँ पर 0 0 1। तो एक क्वालिटी होनी चाहिए यूनिट मैट्रिक्स में, और वो क्या है कि ये जो यूनिट मैट्रिक्स होगा वह ऑलवेज क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट इज यूनिट एलिमेंट। तो जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो अगर यूनिट हैं और बाकी जो सारे एलिमेंट हैं वो 0 हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, आइए नल मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो द मैट्रिक्स M/n इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ
ऑल द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स और जीरो। अगर सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, तो वह मैट्रिक्स आपका जो m/n टाइप का होगा वह आपका नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये जो m/n टाइप का आपका मैट्रिक्स बनेगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ओ से, और इसका जो एलिमेंट होगा वह m/n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और भी किसी टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे 0 0 0 0 0 0, इसमें कितने रो हैं, 1 2 रो हो गए, कितने कॉलम हैं, 1 2 3, तो 2/3 टाइप का यह आपका नल मैट्रिक्स हो गया। अगर स्क्वायर के फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे तो क्या होगा, सपोज करिए 0 0 0 0, तो ये 2/2 ऑर्डर का आपका नल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये आपका जो होता है नल मैट्रिक्स वह स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है और नॉन स्क्वायर टाइप का भी हो सकता है। ठीक, रेक्टेंगुलर टाइप का भी हो सकता है, स्क्वायर टाइप का भी। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम में है, वह स्क्वायर फ्रेम में है। आइए अगला देखते हैं, रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस, ये क्या होते हैं? रो मैट्रिसेस और कॉलम मैट्रिसेस में क्या वैल्यू होती है? अगर हम रो मैट्रिक्स की चर्चा करें तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का रो क्या हो जाए, 1 रहे, और उसके जो कॉलम्स हैं वो क्या हो जाएं, n हो जाएं, तो ये 1/n टाइप का जो आपका मैट्रिक्स बनेगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, क्या कहा गया कि रो 1 हो, कॉलम n हो, तो 1/n टाइप का जो मैट्रिक्स बनता है वह रो मैट्रिक्स हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर इसे देख लेते हैं, जैसे 1 2 3, ये कितने 1/3 ऑर्डर का है, तो 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1। तो अगर नंबर ऑफ रो 1 है और कॉलम उसके चाहे जितने हों तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जस्ट सेम लाइक यहाँ पर आ जाइए कॉलम मैट्रिक्स में। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर आपका कॉलम = 1 है और रो क्या है, m है, तो जो m/1 का मैट्रिक्स आपका तैयार होगा वह क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, और उस टाइप के मैट्रिसेस आपके कॉलम मैट्रिसेस बोले जाते हैं। ठीक, इसका एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, इसी का ट्रांसपोज कर दें, जो रो है कॉलम बन जाए 1 2 3, तो यहाँ पर देखो कितने रो हो गए, 3 रो हो गए, 1 2 3, और कॉलम कितने हैं, 1। तो इस टाइप का जो आपका मैट्रिक्स है वह कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अब सब मैट्रिसेस ऑफ अ मैट्रिक्स। सपोज करिए एक मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है A, और ये 3/4 ऑर्डर का है, तो 3 1 2 3 रो हो गए, 4 ऑर्डर का है, तो 4 क्या हो जाएंगे, कॉलम 1 7 5 2, यहाँ पर रख देते हैं -7 -5 -3, यहाँ पर 4 8 9 रख दिया गया, तो यहाँ पर ये 3/4 ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स हो गया। अगर इस मैट्रिक्स के किसी रो और कॉलम को हम छोड़ दें तो जो मैट्रिक्स आपका बचता है वह उसका सब मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे मैं अगर फर्स्ट A11 निकाल दूँ तो A11 अगर लेंगे तो इससे रिलेटेड पूरा रो चला जाएगा और पूरा कॉलम चला जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, ये जो बचा आपका -7 -5 -3, यहाँ पर 4 8 9, तो ये क्या हो गया, ये A का सब मैट्रिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर हम कोई भी एक रो और उसके रेस्पेक्ट में कॉलम को छोड़ दें तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वह उसका सब मैट्रिक्स होगा। कोई एक एलिमेंट लीजिए, उस एलिमेंट से रिलेटेड, जैसे मैंने A11 लिया, इसका
जो रो है और जो इसका कॉलम है इसको छोड़ दिया तो ये जो बचे ये इसके सब मैट्रिक्स हो गए। ऐसे ही अगर मैं 7 लेता तो 7 के सारे जो रेस्पेक्ट में रो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला जाता तो 1 3 -5 8 -3 9 ये इसका सब मैट्रिक्स हो जाता। ऐसे 5 लेते और ऐसे ही 2 लेते, ऐसे हम 7 भी ले सकते हैं। जो आपका यहाँ पर -7 है तो इसको लेंगे तो ये पूरा रो चला जाएगा और ये पूरा कॉलम चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 3 बचेगा, 5 8 बचेगा, 2 और 9 बचेगा। तो यह भी इसका एक सब मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सब मैट्रिक्स की डिफिनीशन से वैल्यू आपको डिफाइन हो गई कि इफ बी ओमिटिंग द एलिमेंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स in which the number of row and the number of column decreases, then we get a matrix that is known as submatrix of the given matrix. Okay, आइए अब देखते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं उसकी क्या कंडीशन है? दो कंडीशन है। पहला है कि उनके साइज इक्वल होने चाहिए, दूसरा है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो दो चीज़ें अगर इक्वल हैं तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है कि टू मैट्रिसेस ए आई जे एंड बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ फर्स्ट कंडीशन दे आर ऑफ द सेम साइज एंड सेकेंड कंडीशन ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ईच पेयर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स आई एंड जे। कहने का मतलब क्या है? वही कि साइज इक्वल होनी चाहिए। साइज का मतलब उसका टाइप इक्वल होना चाहिए। जैसे 3/3 का है, 3/4 का है तो दोनों 3/3 3/4 के हुई होने चाहिए। ऐसे एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए वाला आपका 3/4 का है तो बी वाला भी 3/4 का होना चाहिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरी कंडीशन क्या? उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब कि अगर पहले A11 B11 के इक्वल होगा, A22 B22 के इक्वल होगा तो A12 B12 के इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर उसके जो सब्सक्रिप्ट्स हैं अगर उनको भी हम जो है सेम पोजीशन पर कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सेम निकलने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन आपकी जनरेट हो रही है तो वह मैट्रिक्स आपका जो होगा वह इक्वल माना जाएगा। अदरवाइज जितने भी मैट्रिक्स रहेंगे वो अनइक्वल होंगे, नॉट इक्वल बोले जाएंगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू ये वैल्यू हम समझते हैं क्या होता है। तो अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई किया दूसरा नहीं किया है तब भी गलत है। जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक जो है वह इक्वलिटी नहीं दिखाता है। जैसे मान लीजिए कहीं वैकेंसी निकली है और उसको चाहिए इंटर और बीए पास लड़का, तो अगर कोई इंटर पास है तो उसको नहीं नियुक्त करेगा। अगर कोई बीए पास है तो उसे वो रख लेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इंटर करके आया होगा। तो यही यहाँ पर होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और उसके साइज़ भी इक्वल होने चाहिए। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो मैट्रिक्स आपका इक्वल माना जाएगा, उनमें इक्वलिटी होगी, अदरवाइज इक्वलिटी नहीं होती है। सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स ए आपके पास दिया गया है 2 4 5 6 और एक मैट्रिक्स बी दिया गया है 2 4 5 6। तो यहाँ देखिए 2/2 का ये भी है और ये भी 2/2 का है। तो पहली कंडीशन क्या है? इसकी साइज या टाइप 2/2 2/2 पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए आई जे जो होगा बी आई जे के इक्वल होगा। तो ए जब मान लीजिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11 तो B11 के इक्वल है। देखो यहाँ 2 यहाँ 2, ऐसे इसका A21 B21 के इक्वल है। देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ऐसे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है। इसका ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वलिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर यहीं पर ये थोड़ा सा चेंज होता, यहाँ पर मान लेते हैं कि 5 4 और दिया होता तो ए बी के इक्वल हो जाता।
तब ए बी के इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये 2/3 आर्डर का मैट्रिक्स हो गया, साइज ही इक्वल नहीं है। जब साइज ही इक्वल नहीं है तो ये मैट्रिक्स आपका इक्वल नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, अगर मान लेते हैं साइज भी इक्वल है, यहाँ पर हमने कर दिया 7 8, अब तो साइज दोनों की इक्वल हो गई। तो अगर अब साइज इक्वल है लेकिन क्या इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है? नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ A13 की वैल्यू क्या होगी? 7, और यहाँ पर B13 की वैल्यू क्या होगी? 5। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है? इक्वलिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तभी उसकी इक्वलिटी रिप्रेजेंट की जाएगी, अदरवाइज वह इक्वल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट नहीं दिखाता है। तो यहाँ पर ये इक्वलिटी की वैल्यू आपकी कंफर्म हो जाती है। अब देखिए हमें मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करना होता है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए कंडीशन होती है कि उन दोनों मैट्रिक्स का जिनका हम सम करते हैं, 2 3 4 5 जितने भी हों, उनका अगर हम सम करना चाहते हैं तो उनका जो टाइप होगा वह टाइप जो होगा सेम होना चाहिए। m/n आर्डर का अगर कोई है तो जितने भी मैट्रिक्स हम ऐड करेंगे वो भी m/n आर्डर के ही होने चाहिए। तो कन्फॉर्मेबल ऑफ मैट्रिसेस अगर है तो उनका जो होगा एडिशन होगा, या कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन होता है। अगर आर्डर सेम है तभी एडिशन होगा, नहीं तो एडिशन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, सपोज करिए ए दिया है 2 3 -5 8, तो ये 2/2 आर्डर का है। और हमने कर लिया बी ले लिया 1 2 1 3 और नीचे चलते हैं 4 और 5 6 7। अब ये क्या है? ये 3/2 का है। तो क्या इनका एडिशन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इनका आर्डर सेम नहीं है तो एडिशन नहीं होगा। अगर आर्डर सेम हो जाता है तो एडिशन पॉसिबल है। अगर मैं इसको जो है ऐसे लिख देता 2/2 आर्डर का, अब इनका एडिशन पॉसिबल हो गया, कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन हो गए। अब इनका एडिशन क्या होगा? एडिशन करने के लिए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है फर्स्ट का, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। तो ये इससे ऐड होगा तो क्या होगा? 2 + 1 3 3 + 5 8, और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा। तो ये आपका क्या है? 3 है, और ये -5 है। -5 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। और ये 8 है और 6 है, तो ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो जो एडिशन के बाद हमें मैट्रिक्स मिलता है वो भी उसी आर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आर्डर आपका 2/2 का था। अगर आपके आर्डर सेम है तो मैट्रिक्स ऐड हो जाते हैं, अगर आर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स ऐड नहीं होते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ना होके दूसरा टाइप का मैट्रिक्स होगा। सपोज करिए कि ए एक दिया हुआ मैट्रिक्स है 1 2 3, ये 3/1 टाइप का है, और बी एक मैट्रिक्स है ये आपका -5 6 7, तो ये भी 3/1 का है। तो इन दोनों का एडिशन संभव है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों आर्डर सेम रखे हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 5 से ऐड होगा माइनस में, तो क्या होगा? -4 देगा। 2 + 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 + 7 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो मैट्रिक्स एडिशन की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी,
और फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक, तो यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि क्रम विनिमय नियम, आर्डर बदल दो, क्रम बदल दिए लेकिन मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आती है तो वह मैट्रिक्स आपका कम्यूटेटिव हो जाता है। तो इफ़ ए एंड बी बी टू m/n मैट्रिसेस देन a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर हम a प्लस बी निकालें और फिर आर्डर बदल कर b प्लस ए निकालते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती, तो वह आपका कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब हो गया कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। दूसरा मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपको सहचर नियम बताता है इफ ए बी सी बी थ्री मैट्रिसेस ईच ऑफ द टाइप m/n। तीन मैट्रिक्स हैं, तीनों मैट्रिक्स के आर्डर जो है सेम है, टाइप सेम है, तो देन a प्लस बी ऐड करो, जो आता है उसका रिजल्ट प्लस c कर दो, तीसरे वाले में ऐड कर दो, तो वह किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी पहले कर लो, फिर a में ऐड करो, जो रिजल्ट आता है वो सेम ही होते हैं, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इस टाइप का जो आपका एडिशन दिखा रहा है वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, आपको एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की दोनों की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। जो एडिशन की आइडेंटिटी होती है वो आपका नल मैट्रिक्स होता है और जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है वो उसका यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर जो हम नल मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि एडिशन से रिलेटेड है। तो इफ़ 0 या O बी द m/n मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट इज 0, सारे के सारे एलिमेंट क्या है 0, तो क्या कहते हैं देन a प्लस ओ इज इक्वल टू a इज इक्वल टू o प्लस a। कहने का मतलब अगर उसमें हम इस नल मैट्रिक्स को ऐड करें चाहे राइट साइड से चाहे लेफ्ट साइड से तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इस टाइप का जो आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है और उसमें ये ओ जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये जो आर्डर है वो भी आपका m/n का ही होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफिनीशन बताया तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी बताया गया है, और यहाँ पर नल मैट्रिक्स की जब मैंने डिफिनीशन आपको डिफाइन करवाया है तो आपको हमने बताया है कि नल मैट्रिक्स जो होता है वो m/n टाइप का होता है। कहने का मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और अदर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक, और अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ इनवर्स को भी देख लेते हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स ए आपके पास है Aij m/n ऑर्डर का, इसी का निगेटिव पार्ट, इसी का निगेटिव ले लेते हैं -a, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर Aij m/n टाइप का हो गया। अब इन्हें हम ऐड करें a प्लस माइनस a और हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। आइडेंटिटी क्या होती है एडिशन की, 0 होती है। तो 0 होने का मतलब हमें नल मैट्रिक्स मिलता है उसी आर्डर का। तो जो हमारा मैट्रिक्स होगा वह जो रिप्रेजेंट करता है माइनस पार्ट को वह उसका इनवर्स हो जाता है। ठीक, तो इसे हम चाहे a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 रखें, चाहे -a प्लस a इज इक्वल टू 0 करेंगे, तब भी वही वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से आपका इनवर्स भी कन्फर्म हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल से ये सारी वैल्यू हम क्लियर करें तो थोड़ा सा आपका पॉइंट पूरा क्लियर हो जाता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल सबका, कम्यूटेटिव का भी देख लेते हैं, एसोसिएटिव का भी देख लेते हैं, आइडेंटिटी का भी देख लेते हैं और इनवर्स का भी देख लेते हैं। तो पहला कम्यूटेटिव का, सपोज करिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए दिया है 1 2 3 4, मैं 2x2 ऑर्डर का ले लेता हूँ, और एक मैट्रिक्स बी दिया है 3 4 5 6
और एक मैट्रिक्स आपका सी दिया है 4 5 6 7। अब हमें पहली प्रॉपर्टी सपोज करिए कम्यूटेटिव की प्रूव करनी है। तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। चलिए दिखाना क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यही हमें दिखाना है। तो ऐड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे क्या निकलते हैं, इसका क्या है 1 3 2 4 और इसका b का क्या है 3 4 5 6। ऐड करेंगे 1 3 में ऐड होगा तो कितना देगा 4, 2 4 में ऐड होगा तो कितना देगा 6, 3 5 में ऐड होगा तो कितना देगा 8, 4 6 में ऐड होगा तो कितना देगा 10। तो ये हो गया। अब इसी का आर्डर हम चेंज करके करते हैं, b प्लस ए निकाल लेते हैं। तो b प्लस ए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर b प्लस ए। तो b के एलिमेंट्स b मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा 3 5 4 6 और उसके बाद a वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 2 4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 5 प्लस 3 क्या होगा 8, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10। तो बोथ आर इक्वल, तो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं एसोसिएटिविटी की। अब देखो हमें a प्लस बी पता है, कितना आया है ये, इसे हम यहाँ रहने देते हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन जो होता है वह एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव अगर होता है तो a प्लस बी हमें पता है और हमने कहा कि a प्लस बी ऐड करें, जो रिजल्ट आए c में ऐड कर दो और इधर आ जाओ a पहले b प्लस सी करो, जो रिजल्ट आए a में ऐड कर दो, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो a प्लस बी का रिजल्ट हमें पता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी में हम c की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो a प्लस बी का एलिमेंट क्या है 4 8 6 10 और c का एलिमेंट क्या दिया गया है मैट्रिक्स में 4 5 6 7। इनको ऐड करो, 4 प्लस 4 कितना होगा 8, 8 प्लस 6 14, 6 प्लस 5 11, 10 प्लस 7 17, ये निकल गया। और अब देखते हैं b प्लस सी निकालते हैं फिर a में, ये राइट साइड का। तो राइट साइड का लेते हैं, आइए a प्लस बी प्लस सी। तो पहले हम b प्लस सारे एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन दिया है सबको एक साथ रख देते हैं। तो a का कितना है 1 3 2 4 प्लस b का कितना है 3 4 5 6 प्लस c का कितना है 4 5 6 7। ये हो गया। अब ऐड करिए, a वाले को पहले ऐसे सेव रहने दो और अब हम b और c को ऐड करते हैं। 4 प्लस 3 करोगे कितना होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करें 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 6 11, 7 प्लस 6 13। और फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 3 14, 13 प्लस 4 17। तो देख रहे हैं, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट आपका एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम क्या करेंगे, एक आपका नल मैट्रिक्स 2 बाई 2 का ले लेते हैं 0 0 0 0। अब a प्लस 0 कर दो तो क्या होगा 1 2 3 4। यहाँ पर इसका 0 0 0 0 एलिमेंट है,
जीरो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, वही 1 2 3 4। तो कोई चेंजिंग है नहीं है। तो जब कोई चेंजिंग नहीं हो रही है और हमें ए ही मिल रहा है रिजल्ट, तो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यही कहता है कि अगर हम नल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में ऐड करें तो वही मैट्रिक्स आ जाए, चाहे इसको लेफ्ट में ऐड करें चाहे इसको राइट में ऐड करें, रिजल्ट में कोई चेंजिंग आती नहीं है। अब देख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, आइए इनवर्स ए का मान लेते हैं, माइनस पार्ट निकाल दो, तो माइनस से इसमें 1 2 3 4 में कोई भी ले सकते हो, ए बी सी कोई एक ले लो। मैं ए ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो कहोगे सर जी एक से ही अप्लाई करवाए दूसरे पर दिखाए ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन नहीं है, सब जगह अप्लाई करोगे तो सब जगह सेम रिजल्ट देता है। आदमी की तरह नहीं है कि यहाँ कुछ कह दिया तो बगल में मिलेगा तो कुछ कर देगा, ऐसी बात नहीं है। मैथमेटिक्स है और सारी की सारी वैल्यू हमेशा ट्रू रहती है। एक बार जो रूल बन गया तो बन गया, कंट्राडिक्शन की कंडीशन कहीं कहीं आ जाती है, बाकी रूल तो वही रहता है, कंट्राडिक्शन उसके विरोध में आ जाता है तो वो अदर चीज़ है। कंट्राडिक्शन जब आएगी तो उसे जब रियल एनालिसिस पढ़ाएंगे थर्ड ईयर में तो कंट्राडिक्शन की कंडीशन कुछ आती है, जब प्रूफ हमें करना होता है तो हम वही उल्टा मान के सीधा दिखाते हैं, ये तो गलत दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, मैट्रिक्स में जो भी है सब सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सब ट्रू है और वो हमेशा ट्रू रहेगा। ये नहीं है कि आपने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ लिया तो आप अगर किसी तैयारी के बुक में पढ़ रहे हैं तो ये रूल चेंज हो गया, ये रूल बदलता है नहीं, ये सारी जगह एक ही रहेगा, एक ही टाइप का रहेगा, एक ही फ्रेम में रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होती है। इट मीन्स मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंस। इसका यही मतलब हुआ कि रानी कहीं बदलती नहीं है, राजा भले बदल जाएं। तो ये जो होती है रानी है सब्जेक्ट की, तो ये चेंज नहीं करती है। इसके पीछे आने वाले लोग भले बदलते रहें, लेकिन इसका जो होता है फ्रेम और रूल लॉ जितने हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम निगेटिव पार्ट इसका निकाल दिए और अब हम करते हैं ए प्लस माइनस ए, तो हमें क्या मिलना चाहिए, नल मैट्रिक्स उसी आर्डर का मिलना चाहिए। तो देखिए ऐड करिए, तो ए का मैट्रिक्स क्या है 1 3 2 4 और इसके निगेटिव पार्ट का क्या आया है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे सब में तो क्या होगा, सारे एलिमेंट में होगा -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पर -1 -2 -3 -4 करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर आप करते हो 1 -1 तो क्या होता है 0, 2 -2 0, 3 -3 0, 4 -4 0। तो ये हमें क्या मिल गया, नल मैट्रिक्स मिल गया। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी प्रूफ हो जाता है। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स के एडिशन से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने आपको बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखना कम पसंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके कमेंट्स हैं, अगर आपको कोई टॉपिक इसमें समझ में नहीं आया तो आप वहाँ पर कमेंट में डालिए, मैं कमेंट को जो है देख लूँगा और अगले आने वाले लेक्चर में आपकी सारी प्रॉब्लम को पहले क्लियर करेंगे, बाद में लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।